आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है 20,000 किलोग्राम उत्थापन संहति के किसी रॉकेट में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। स्फोट का आरंभिक प्रणोद यानी बल परिकलित कीजिए यानी कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इंग्लिश में देखें तो कह रहा है रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg, यानी जब वो जमीन से उठ करके ऊपर जाना चाहती है उस समय का ये द्रव्यमान है। और प्रारंभिक एक्सीलरेशन यानी इनिशियल एक्सीलरेशन यानी प्रारंभिक त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट यानी तुरंत कितना बल लगाना पड़ेगा ऑफ द ब्लास्ट विस्फोट होने के लिए। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब ये रॉकेट जमीन से उठना प्रारंभ करती है उस समय 20,000 किलोग्राम इसका उत्थापन संगति मतलब उठने के लिए इतना द्रव्यमान नीचे की ओर काम करेगा, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। और कह रहा है जब ये उठ करके चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक जो त्वरण है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की ओर। तो कह रहा है कि आरंभिक प्रणोद यानी बल कितना लगेगा इसको ऊपर उठाने में वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो इस रॉकेट को भी पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। तो जो भार होगा, भार बराबर W बराबर mg होता है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है, यानी इसका जो है जो तीर होगा वो हम लोग नीचे की ओर लगाएंगे। और देखिए, जो ये रॉकेट है इसमें क्वेश्चन में बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आरंभिक त्वरण है। तो जाहिर सी बात है कि रॉकेट ऊपर की ओर जा रही है तो त्वरण ऊपर की ओर होगा। अब इसके बाद जब ये ऊपर की ओर चलेगा तो इस पर जो है जो क्रिया है पीछे जमीन की उसके प्रतिक्रिया आगे की होगी। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर ही रॉकेट चलता है, क्योंकि पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलता है रॉकेट तो रॉकेट आगे की ओर भागता है। तो इसलिए जितना W ये mg के बराबर भार नीचे काम कर रहा है तो इसके ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो बल का मतलब है टेंशन, यहाँ पर लिखा है T। अब इन्हीं जो बल है टेंशन ऊपर की ओर है, जो मतलब ये जो बल इसको आगे की ओर बढ़ाएगा वो है, और इसका भार जो पृथ्वी की ओर लगेगा वो W बराबर mg हो गई। त्वरण ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ये त्वरण हो गया। अब इसी को हमें फार्मूले के हिसाब में बैलेंस कर लेना है, हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए आरंभिक त्वरण A 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर है। माना स्फोट का आरंभिक प्रणोद यानी प्रारंभ में जो बल लग रहा है वो T है। तो अब हमको ये फार्मूला बनाना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि चूंकि ये रॉकेट इधर को चल रहा है इसका मतलब ये वाला बल इस भार की तुलना में ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाला घटाते हैं। तो T ज़्यादा है तो T माइनस mg करेंगे, तो जितना बचेगा उसी से ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो T माइनस mg ma हो जाएगा, क्योंकि ये त्वरण A दिया है तो इसका द्रव्यमान m लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से किया गया है T माइनस mg ma। अभी mg इधर चला जाएगा तो T बराबर mg प्लस ma हो जाएगा। m कॉमन ले लिया तो g प्लस a हो जाएगा। तो ये आ गया। m हमको दिया है 20 किलोग्राम, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 होता है, प्लस रॉकेट का आगे की ओर त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसको रख दिया। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 2 × 10⁴ × 14.8 न्यूटन।
तो ये आ गया 29.6 × 10⁴ न्यूटन। इसको और सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 2.96 × 10⁵ न्यूटन। बस ये कैसे लिखना है आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं। तो जिधर को वस्तु चल रही है तो उस वाले बल को ज़्यादा मानना है और जो उसका भार है उसमें घटाना है और इक्वल टू ma लिख देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के एक सामान्य आरंभिक चाल से गतिमान 0.4 किलोग्राम संघनत्व के किसी पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। तो ये उत्तर गलत लिखा है, उत्तर होना चाहिए। तो उत्तर की ओर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल, इसको ध्यान दीजिए, आरंभिक चाल एक समान है। इसका मतलब कि चाल नियत है, जब नियत होगी तो इसका मतलब उस पर कोई उस समय त्वरण नहीं है। तो एक समान चाल को जो है थोड़ा ध्यान दीजिए। तो एक समान आरंभिक चाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो गतिमान है जिसका द्रव्यमान कितना है 0.4 किलोग्राम है और दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया गया है। तो जिस क्षण बल आरोपित किया गया उसे t = 0 तथा उस समय पिंड की स्थिति x = 0 लेना है। तो कह रहा है t = -5 सेकंड, 25 सेकंड व 100 सेकंड पर इस कण की स्थिति क्या होगी, ये हमको बताना है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि पिंड का द्रव्यमान कितना है 0.4 किलोग्राम या 0.40 किलोग्राम और आरंभिक चाल कितनी है, u मानते हैं आरंभिक चाल को और v मानते हैं अंतिम चाल को। तो आरंभिक चाल कितनी है पिंड की 10 मीटर पर सेकंड है, उत्तर की ओर देखिए लिखा हुआ है। और बल F = 8 न्यूटन किधर को लग रहा है, दक्षिण की ओर लग रहा है। तो अगर जो है वस्तु उत्तर की ओर चल रही है और बल दक्षिण की ओर लग रहा है, इसका मतलब कि चलने की दिशा के जस्ट विपरीत है। उत्तर को वस्तु चल रही है और बल दक्षिण को लग रहा है, इसका मतलब वस्तु को रोकना चाहता है। बल विपरीत दिशा में लग रहा है, इसका मतलब रोकना चाहता है। तो इसीलिए ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यह एक मंदन बल है। तो -8 न्यूटन लिख दिया, क्योंकि ये वस्तु की गति को मंद करना चाहता है, इसलिए मंदन बल है, यानी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन वाला बल। और कितने समय तक आरोपित किया गया है, t = 30 सेकंड पर। अब देखिए हमसे कह रहा है t = 0 सेकंड पर स्थिति अगर x = 0 है तो कण की स्थिति क्या होगी, t = -5 सेकंड पर, 25 सेकंड पर और 100 सेकंड पर। तो एक एक स्थिति के बारे में समझते हैं। तो समय t = 0 पर पिंड की स्थिति x = 0 है, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। अब t = -5 सेकंड पर पिंड की स्थिति। अब देखिए समय ऋणात्मक नहीं होता है, परंतु जिस प्रकार से इसने t = -5 सेकंड लिखा है, तो इससे पता चल रहा है कि -5 से लेकर के 0 तक जो है एक समान चाल से उत्तर की ओर पिंड चल रहा है। तो वही कह रहा है कि t = -5 सेकंड पर पिंड की स्थिति अगर देखी जाए तो 0 के पहले की बात कर रहा है। तो t = -5 सेकंड पर पिंड की स्थिति क्या होगी, तो समय t = -5 से t = 0 सेकंड तक पिंड की गति अत्वरित है, यानी क्योंकि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान आरंभिक चाल है, यानी त्वरण नहीं है। जब चाल एक समान हो या वेग एक समान हो तो त्वरण नहीं होता है, क्योंकि उस पर कोई बल नहीं लगता और बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। जब बल नहीं लगेगा तो त्वरण की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो ये गति अत्वरित है, यानी इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है
और वस्तु उत्तर की ओर चल रही है, इसलिए पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो पिंड के कण की स्थिति हमको बताना है t बराबर -5 सेकंड पर। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी x मतलब -5 हो जाएगा, मतलब कि t -5 पर कितना दूरी चला। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, वही चीज लिखा है, दूरी बराबर चाल, प्रारंभिक चाल गुणे समय। यह फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब अत्वरित गति हो, यानी वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन ना हो रहा हो, तभी हम ये बात करेंगे। इस बात को ध्यान देना, अगर त्वरण है तो ये कभी नहीं बात करेंगे। तो दूरी कितनी हो गई, वेग गुणे समय, तो ये आ गया 10 गुणे टाइम -5 है तो -50 मीटर। तो x डायरेक्शन अगर देखी जाए तो अगर मूल बिंदु O है तो उससे मूल बिंदु से दाहिनी तरफ धनात्मक दूरी लिया गया है, और बाईं तरफ यानी उत्तर की तरफ ऋणात्मक, दक्षिण की तरफ धनात्मक, इसलिए हमारा उत्तर -50 मीटर है। यानी केंद्र बिंदु से ये वस्तु जो है -50 मीटर दक्षिण की तरफ है। अगर हमने इसको केंद्र बिंदु मान लिया, इधर x पॉजिटिव में है, इधर x निगेटिव में है, तो इधर 50 मीटर केंद्र बिंदु से इधर 50 मीटर दूरी वस्तु होगी उत्तर की ओर। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि t बराबर 25 सेकंड पर पिंड की स्थिति, -25 नहीं है, इसको सही करिए। तो समय t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 25 सेकंड तक पिंड त्वरित गति में है। अब देखिए 0 सेकंड से 25 सेकंड पर अब उसमें बल लग रहा है। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 लीजिए, जब लेंगे t बराबर 0 समय लेंगे तो t बराबर 0 और x बराबर 0 के बाद 30 सेकंड के लिए इसमें बल लग रहा है 8 न्यूटन। तो t बराबर 0 के बाद 30 सेकंड तक इसमें बल लग रहा है, वो भी विपरीत दिशा में लग रहा है, दक्षिण की ओर, और वस्तु चल रही है उत्तर की ओर। तो अब इसमें बल लग रहा है। तो t बराबर जब 25 सेकंड की बात करेंगे, माइनस नहीं है प्लस है, इसको सही कर लीजिएगा। तो 25 सेकंड तक पिंड की स्थिति क्या है, तो t बराबर 0 से t बराबर 25 सेकंड तक पिंड त्वरित गति में है, यानी इसमें एक्सीलरेशन है, त्वरण है, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो हकीकत में त्वरण नहीं मंदन है। अगर मंदन होगा तो हमारे आंसर में निगेटिव खुद ही आ जाएगा। तो त्वरण A बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा। पिंड में 0 से ज्यादा या 30 से कम, 0 से ज्यादा या बराबर t या 30 से कम या बराबर तक उत्पन्न किया गया त्वरण कितना होगा, तो ये हो जाएगा, बल हमारा कितना दिया है -8.0 अपान द्रव्यमान कितना है 0.4 किलोग्राम, तो 0.40 लिख दिया। तो ये आ गया -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस क्यों है, क्योंकि उत्तर दिशा में वस्तु चल रही है और वो बल दक्षिण दिशा में लग रहा है, यानी उसकी गति का विरोध कर रहा है, उसको रोकना चाह रहा है। तो रोकने में वस्तु धीमी होगी, तो इसे हम मंदन बल कहेंगे और ये त्वरण को मंदन कहेंगे। तो ये आ गया हमारा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दक्षिण की दिशा में 0 से 30 सेकंड तक ये त्वरण हमारा काम करेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 सेकंड में स्थिति क्या होगी। तो 25 सेकंड की स्थिति निकालना है। तो अब चूंकि यहाँ पर जो है त्वरण काम करने लगा है,
तो अब हम गति का दूसरा समीकरण निकालेंगे, दूरी के लिए लिखेंगे तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यस बराबर यू टी हमने लिखा था, यानी दूरी बराबर वेग गुणे समय। इसके ऊपर वाले जो फर्स्ट नंबर का वो था, तो वहां पर त्वरण नहीं था, अब यहाँ पर त्वरण है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब आपको यही ध्यान देना है कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यक्स 25 सेकंड पर, यू हमारी 10 मीटर पर सेकंड है और समय टी बराबर 25 सेकंड है, प्लस हाफ त्वरण हमारा -20 आया है, गुणे टी 25 है तो 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6000 मीटर, यानी -6 किलोमीटर। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है तीसरे पॉइंट पर, उसमें कह रहा है टी बराबर 100 सेकंड पर पिंड की स्थिति। तो अब हमें 100 सेकंड में पिंड की स्थिति बताना है, यानी यक्स निकालना है। तो टी बराबर 0 से टी बराबर 30 सेकंड तक पिंड त्वरित गति में है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है और क्वेश्चन में दिया है। उसके पश्चात यह टी बराबर 30 सेकंड से टी बराबर 100 सेकंड तक नियत चाल से गति करता है। तो टी बराबर 0 से 30 सेकंड तक अलग तरीके से यक्स निकालेंगे, यानी दूरी निकालेंगे, और 30 सेकंड से 100 सेकंड तक अलग हिसाब से हम निकालेंगे। तो जब त्वरण नहीं है तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय वाला लगाएंगे, और जब त्वरण है तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगाएंगे। तो यक्स बराबर 0 से 30 सेकंड तक हम यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक त्वरण है। तो यक्स 30 मीटर 30 सेकंड के लिए है, तो यक्स 30 लिखा है कि 30 सेकंड में कितना दूरी चलेगा। तो यक्स 30 इक्वल टू यू टी, तो यू हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, टी समय हमारा 30 सेकंड है, प्लस हाफ ए हमारा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ऊपर निकाले। समय 30 है तो 30 का स्क्वायर हो गया। यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया गया। अब त्वरण मंदन है चूंकि, तो इसलिए नेगेटिव साइन लिखा है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया -8700 मीटर, ये 0 से 30 सेकंड तक। अब t बराबर 30 सेकंड पर पिंड का वेग, तो जब 0 से 30 सेकंड पर पहुंच गया तो 30 सेकंड पर वस्तु का वेग क्या होगा। तो गति का प्रथम नियम लगा देंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि 30 सेकंड तक त्वरण है, तो जिसमें त्वरण होगा वही फार्मूला लगाएंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो u हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, प्लस a हमारा -20 है, गुणे t समय हमको 30 सेकंड दिया है तो 30 रख दिए। तो ये आ गया 10 - 600, तो आ गया -590 मीटर पर सेकंड। ये आ गया 30वें से, जब 30 सेकंड तक वस्तु चल चुकी 0 से, तो उसका वेग कितना है, यानी चाल कितनी। अब पिंड, अब देखिए एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो सरल रेखा में दिशा तो फिक्स रहेगी, इसलिए इसी को हम वेग कह सकते हैं, इसी को चाल भी कह सकते हैं। तो पिंड द्वारा समय अंतराल t बराबर 30 सेकंड से t बराबर 100 सेकंड तक तय की गई दूरी। तब 30 सेकंड तक की तो निकाल लिया, तो 100 सेकंड तक निकालना है, 30 से 100 तक। तो कितने सेकंड हुए, 100 में 30 घटा देंगे तो 70 सेकंड हुआ। तो इसीलिए यक्स 70 बराबर वी टी लिखा है। वही चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल वी गुणे समय टी। यहाँ पर ये फार्मूला क्यों लगा, क्योंकि 30 सेकंड के बाद फिर वस्तु नियत चाल से चलना शुरू कर देती है, तो त्वरण है ही नहीं, तो अब ये फार्मूला लगा देंगे। तो कब कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, इस बात को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया x 30 इक्वल टू वी टी, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, चाल कितनी है, -50 590 मीटर पर सेकंड। अब देखिए माइनस साइन इसलिए है क्योंकि बल जो है गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसलिए वेग जो है धीरे धीरे घटेगा, इसलिए माइनस साइन आया। तो t बराबर 30 से t बराबर 100 सेकंड, यानी 70 सेकंड में जो बचा है, तो x 70 बराबर चाल गुणे समय, तो चाल है -590 गुणे समय, t 70 सेकंड, तो ये आ गया -41,300 मीटर।
70 सेकंड में इतना चलेगा। अब इसलिए t बराबर 100 सेकंड पर पिंड की स्थिति, अब t बराबर 100 सेकंड पर, तो ये 70 सेकंड में जो स्थिति है और ये 30 सेकंड में जो स्थिति है, तो इसको जोड़ देंगे तो -8700, ये जो 0 से 30 तक, t बराबर 100 सेकंड में 0 से लेकर के 100 तक, तो 0 से 30 तक अलग हिसाब है, 0 से 30 तक -8700 मीटर चली और 30 से 100 तक -41,300 मीटर चली। तो पूरा कितना चली, तो x30 + x 100 770 अगर 100 सेकंड में चलने की बात समझे तो ये आ गया -8700, 30 सेकंड में चली, 70 सेकंड में -4130, 41,300 चली, तो जोड़ दिया तो आ गया -50,000 मीटर या -50 किलोमीटर। तो इतना 0 से 100 सेकंड में -50 किलोमीटर चली। चूंकि बल गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए सब जगह माइनस साइन आ रहा है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कोई ट्रक विरामावस्था से गति आरंभ करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है। समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा है। t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर गिराता है। तो कह रहा है t बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग तथा त्वरण क्या है, वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय मानिए। यानी हवा का जो रेजिस्टेंस है उसको हमको नहीं मानना। तो जो चीज़ें हमको दी गई हैं उसको एक एक करके लिख लेते हैं। तो कह रहा है कोई ट्रक विरामावस्था से आरंभ करके, यानी प्रारंभिक चाल उसकी 0 है विराम अवस्था में, तो ट्रक की आरंभिक चाल u बराबर 0 आरंभ करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है। तो a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण हो गया। और समय t बराबर कितने सेकंड तक, 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है। तो t बराबर 10 सेकंड हमने रख दिया। अब ट्रक द्वारा 10 सेकंड में प्राप्त वेग, तो 10 सेकंड में कितना वेग होगा उसको पहले हम निकाल लेंगे, क्योंकि वेग और त्वरण 2 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। t बराबर 11 पर पत्थर का वेग तथा त्वरण निकालना है। तो देखो कह रहा है कि ट्रक विराम अवस्था से आरंभ करता है गति और 10 सेकंड की स्थिति में वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिशील रहता है। और t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है। तो ट्रक के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो धरती से उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, वहां से कोई पत्थर गिराता है। तो कह रहा है t बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग तथा त्वरण कितना है, वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय है। तो सारी चीजें लिख लिया। प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और t जो दिया है वो 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड में वस्तु द्वारा 10 सेकंड में प्राप्त वेग कितना होगा, क्योंकि त्वरण है तो ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें त्वरण है, तो v बराबर u + at। तो u प्रारंभिक वेग 0 है इंटू त्वरण 2 है और समय कितना लिया गया है 10, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड में जब t बराबर 10 सेकंड रखेंगे तो वस्तु का वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था 0 था। अब देखिए जब पत्थर किसी ट्रक से गिराया जाएगा तो उसमें 2 वेग होंगे। एक तो ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि हर एक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और एक आगे की ओर जाएगा जिधर को ट्रक चल रहा है। तो जिधर को ट्रक चलेगा उधर को वेग होगा और एक पृथ्वी के खींचने की वजह से नीचे की ओर वेग होगा। तो माना कि ट्रक इधर को चल रहा है,
ये देखिए माना कि ट्रक इधर को चल रहा है इस दिशा में, तो इस दिशा में चल रहा है, तो एक वेग पत्थर जब फेंका जाएगा तो इधर को होगा, और एक वेग पृथ्वी अपनी ओर खींचती है क्योंकि 6 मीटर ऊपर से ऊंचाई से फेंका जा रहा है धरती से, तो नीचे की ओर भी गिरेगा। तो चूंकि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इसलिए इस वेग को भी x माना है, इस वेग को भी y माना है। अगर ये देखा जाए तो ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। तो अब पत्थर का प्रारंभिक वेग जो कि अपरिवर्तित रहता है, तो 10 सेकंड के बाद जो है जो स्थिति है, देखिए पहले तो विराम अवस्था में था तो प्रारंभिक चाल उसकी 0 थी, लेकिन अब 10 सेकंड में जो है 10 सेकंड के बाद पत्थर गिराता है, तो ट्रक के ऊपर t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है, वो ट्रक के ऊपर खड़ा है। तो अब 10 सेकंड वाला जो वेग होगा यही हमारा प्रारंभिक वेग होगा, और अब उसके बाद हम अंतिम वेग की कल्पना करेंगे। तो अब हमारे लिए प्रारंभिक वेग यही हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके 2 घटक हो जाएंगे पत्थर में जब ये लागू होगा, तो एक तो पत्थर ट्रक की चाल की दिशा में चलेगा तो ये vx होगा, और ट्रक जिधर और पत्थर गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी की तरफ गिरेगा, तो एक वेग का घटक ये हो गया। तो इनका दोनों का जो परिणामी वेग है वो इधर को जाएगा, कोई थीटा कोण होगा, लेकिन ये 2 घटक होंगे, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक जो होगा, ये क्षैतिज घटक कभी नहीं बदलता है। तो ये प्रारंभिक वेग का जो क्षैतिज घटक है ये अपरिवर्तित रहता है। जब प्रक्षेप गति हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था, तो ये vx = 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्षैतिज घटक जिधर को ट्रक चल रहा है उधर को चलने वाला वेग आ जाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए जब ट्रक के ऊपर से पत्थर नीचे गिराया जाता है तब उसका प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग uy बराबर 0 होगा। अब देखिए जब पत्थर को हाथ में पकड़े हुए वो व्यक्ति, तो उस समय जिधर ट्रक चल रहा है उधर को जो ट्रक का वेग होगा वही पत्थर का वेग होगा, क्योंकि अभी हाथ में पकड़ा है। तो जब हाथ में पकड़ा है तो उस समय ऊर्ध्वाधर वेग नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींच तो रही है, लेकिन वो व्यक्ति हाथ में पकड़ा है गेंद को, तो ऊर्ध्वाधर घटक यानी पृथ्वी की ओर गिरेगा नहीं पिंड, तो इसलिए uy 0 होगा। पत्थर द्वारा t बराबर 10 सेकंड से t बराबर 11 सेकंड तक, अर्थात 1 सेकंड में ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त वेग। अब जब 10 सेकंड के बाद वो छोड़ देता है हाथ से, तो 1 सेकंड बचा 10-11 के बीच में, तो 1 सेकंड में कितना ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, तो vy बराबर uy प्लस gt। जैसे फार्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस at, तो उसी प्रकार से। तो y घटक में प्रारंभिक वेग तो 0 है, त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण तो 9.8 होता है, और समय कितना हुआ 11 से 10 सेकंड के बीच 1 सेकंड, तो 1 सेकंड रख दिया तो vy बराबर आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये y घटक आ गया, x घटक हम लोगों ने निकाल लिया है। तो x और y जो है दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो परिणामी जो होगा वो परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी एक तरह से कर्ण विकर्ण का काम करेगा, डायगोनल का काम करेगा, तो शेष जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के रूट के बराबर होगा। तो इसलिए पत्थर का परिणामी वेग v बराबर √vx² प्लस vy²। तो vx हमको पता है 20 मीटर पर सेकंड निकाले हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस vy हमारा आया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.4 मीटर पर सेकंड। यदि परिणामी वेग क्षैतिज से थीटा कोण अंतरित करता है तब कोण कितना होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का, हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का। तो ये साइन होगा, ये tan कास होगा,
और ये tan होगा, तो tan में लंब बटे आधार, तो जो लंब होगा तो लंब बटे आधार आ जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है हमारा, तो थीटा के ये क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये हमारा लंब है और ये आधार है। थीटा के पास वाली भुजा ये आधार है, ये लंब है, तो लंब बटे आधार में Vy अपान Vx हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये कोण है, तो ये उसका विकर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। कोण के साथ वाली भुजा जो छोटी होती है वो आधार होती है, जो बड़ी होती है वो डायगोनल यानी विकर्ण होती है या कर्ण होती है, शेष भुजा लंब होती है। तो जो ये है वही ये है, तो लंब बटे आधार जब हम करेंगे तो ये Vy ही ये Vy है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा लंब बटे आधार यानी Vy बटे Vx, तो Vy हमारा है 9.8 अपान Vx है 20, तो ये आ गया 0.49। अब tan थीटा 0.49 का मान होता है tan 26 डिग्री 12 मिनट। अब ये कैसे आया, ये लोग आप जब साइन कास tan के बारे में पढ़ेंगे तो सारा निकालना बताया जाएगा, और अभी आप दीपू सर से पूछ सकते हैं। तो ये थीटा आ गया हमारा 26 डिग्री 12 मिनट। अब अगला हमारा सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट में हमसे ये कह रहा है त्वरण हमसे पूछा गया है बी पॉइंट में। तो त्वरण तो जाहिर सी बात है कि जब पीछे भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब पत्थर को हाथ से वो छोड़ देगा व्यक्ति, तो अब ट्रक से मतलब नहीं है, तो ट्रक वाला त्वरण काम नहीं करेगा, केवल पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, क्योंकि अब वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा है। तो ट्रक से पत्थर को गिरने के तुरंत बाद पत्थर पर ट्रक द्वारा लगाया गया क्षैतिज बल अथवा त्वरण शून्य हो जाते हैं, क्योंकि अब हाथ से वो व्यक्ति छोड़ दिया जो ट्रक में खड़ा है, तब ट्रक से मतलब ही नहीं बचा, तथा यह मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है। तो इसलिए पत्थर का त्वरण Ay केवल बचेगा, Ax नहीं रहेगा, क्षैतिज त्वरण नहीं रहेगा। जो ट्रक के कारण है वो त्वरण खत्म हो जाएगा, केवल पृथ्वी के कारण जो त्वरण है वो बचेगा। तो Ay बराबर G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।